हम बौद्ध धर्म की बहुत शॉर्ट बात करते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है जानिए और मानिए, यानी कि ये वैज्ञानिक धर्म हुआ, ये साइंटिफिक जो सोच है उस पर आधारित है और उसका जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में भी दिया गया है। हम सुपरस्टिशन नहीं होंगे, यानी अंधविश्वास नहीं होंगे। अभी हमारे भिक्षु जी ने इस पर काफ़ी देर तक अपने विचार रखे। अंधविश्वास का मतलब है जो जड़ चीज़ है और उसे मैं अपना बिलीफ सिस्टम ये मान लूँ कि ये गॉड है, जिस पे उनकी शिक्षाएं बहुत आधारित हैं। उन्होंने ये नहीं कहा तथागत बौद्ध ने कि वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज़ और नॉट, है या नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा, आप जानिए और मानिए। अंडरस्टैंड। आगे हम बढ़ते हैं कि हमको यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। ये जानने के तो उन्होंने बता दिया कि पहले जानिए और मानिए। तो ये जानने के लिए आप में विवेक नहीं है, आप में वो एजुकेशन नहीं है जिससे इतना थॉट प्रोसेस आपका इतना वाइड विजन हो जाए, आप जान सकें और मान सकें। फिर तो आप वही बात हुई कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपसे कहे कि ये बात सत्य है या मैं आपके बीच कहूँ सत्य है, तो उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। ये बात तथागत बौद्ध ने भी कहा कि कितनी लाखों लाखों की भीड़ ये कहे कि बात सत्य है, आपको वो नहीं माननी, पहले सत्य की कसौटी पे उसे परखना है। और 97% लोग का ये बिलीफ सिस्टम है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान है। तो इस बहस में ज़्यादा न पड़ के, चूँकि हमारा भटकाव हो जाएगा, कहीं झगड़ा फसाद भी हो सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना है। बुद्धा और धर्मा में बाबा साहब ने इसमें थोड़ा हिंट भी किया है कि हमारे लोगों को जहाँ धर्म की चर्चाएँ हो, ज़्यादा बहस हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम विमुख हो जाएंगे उससे। अब सबसे पहले जो बाबा साहब ने अपनी शिक्षा पूर्ण ग्रहण करने के बाद अब सोचा कि धर्म कौन सा अपनाया जाए, तो उनके सामने मुस्लिम धर्म भी था, सिख धर्म भी था, ईसाई धर्म भी था और दूसरा हिंदू धर्म भी था। उन चारों की मीमांसा करने के बाद, क्योंकि लास्ट में जिसमें अब हम हैं या जिससे हमारा कन्वर्जन हुआ बौद्धिज्म में, दिस इज द ड्रास्टिक चेंज, यानी कन्वर्जन हिंदू से बौद्धिज्म हो जाना, एक विचारधारा बदल देना, एक आवरण हमारे शरीर पर चढ़ गया। तो क्या था कि जब हम इस चीज़ की सोच को आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने ये पाया कि इन चारों में भी समता का और समानता का वो भाव नहीं चमकता, जिसकी करुणा की, अहिंसा की और प्रज्ञा की बात इसमें बौद्धिज्म में की जाती है। हम सबसे बड़ी लड़ाई हमारी समानता की तो है, यही लड़ाई हमारी कानून भी है कि सामाजिक और सामाजिक क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हम समानता मिले। तो हिंदू धर्म क्या कहता है, वी आर द गॉड ऑफ द गॉड, हम सबसे श्रेष्ठ सुप्रीमो हैं। तभी तो बाबा साहब ने सभी का अध्ययन करके और बौद्धिज्म को उन्होंने बनाया। बौद्धिज्म में क्या है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बौद्ध महासभा में खड़ा हूँ, मेरी इतनी हिमाकत नहीं कि मैं आपको ज्ञान दूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, हमें हमारे जो मित्र हैं उन्होंने भी इसका संकेत दिया था कि हमें किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। हम किसी के कंधे पे चढ़ के और किसी दूसरे धर्म की आलोचना करें, तीखी आलोचना करें, अपने को सुप्रीम बनाएं, तो मुझ में और जो धर्म भीरू हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि इससे ऊपर उठ के कौन सी ऐसी चीज़ है। अभी ये डॉक्टर किशोरीलाल जी ने मुझे जिक्र कर रहे थे कि जैसा बहुत थोड़ी चंद मिनटों में बात बताऊंगा, उन्होंने कुछ आपसे आश्वासन दिया, बहुत अच्छी बात कह दिया, और वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कह दिया। तो अब उस पर लाते हैं आपको कि बाबा साहब ने जिस समय शिक्षा ली उस समय पे क्या स्थिति थी, वो बहुत लंबा इतिहास है।
लेकिन उनके जो फादर थे वो फौज में सूबेदार मेजर थे। तो अंदाज़ा लगाओ, जो सूबेदार मेजर है उसके बच्चे को भी ये प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। रमाबाई जी जानती थी, उन्होंने जाने से पहले बाबा साहब से कहा था कि कोई तुम्हें कितना ही टीच करे, परेशान करे, तंग करे, आप अपने रास्ते से विचलित नहीं होने। अभी आपको किसी दावत में बुला लिया जाए और जिनके होस्ट है वो आपके पास 5 मिनट न बैठे तो आपका पेशेंस लूज हो जाता है कि जिसके यहाँ आए थे वो तो दिखाई नहीं दे रहा। उनको देखिए स्थिति कि सबसे लास्ट फर्दर वहाँ चल के बैठना है। और मैंने पढ़ा कि वो जो पियोन था जो पानी पिलाता था, जिस दिन वो छुट्टी पर रहेगा तो बाबा साहब पानी पीने से वंचित हो गए। तो इस सब चीज़ से अब हमें शिक्षा क्या लेनी है? शिक्षा ये लेनी है किसी भी तरह से हमें समाज में मान सम्मान अगर वो दिला सकता है तो वह एजुकेशन। हम चाहे हिंदू धर्म में रहें, चाहे हम बौद्ध में हमारा कर्म मिल जाए, मेरे व्यक्तिगत विचार है उससे मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं मानता। मैं फ़र्क इस बात से मानता हूँ कि चूँकि हमारी जो एजुकेशन है वो उस स्तर की नहीं है जो इंडिपेंडेंट हमारी सोच हो। हम लोकानुलोक गति कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं ले सकता, किसी एक मतांतर के हो जाए, किसी धार्मिक भावनाओं में बह के उसकी तरफ चले जाए, तो हम ये सोचने मजबूर हो जाएं कि देखो बहुत सारा पूरा मोहल्ला वहाँ जा रहा है, कुछ तो है, तो कुछ है, इसी को तो खंडन करते हैं। सुपरस्टिशन या अंधविश्वास है, उसमें नहीं जाना। तो हमें अंधविश्वास कतई नहीं मानना, उसकी बहुत बड़ी लंबी परिभाषा हो सकती है कि अंधविश्वास नहीं मानना, वैज्ञानिक सोच से काम करना है। चूँकि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। पढ़ाई शेरनी का दूध है। जब आप पढ़ते ही नहीं तो तर्क कैसे कर सकते हैं? आपको 4 लोग, क्या आप अपने समाज से बाहर नहीं निकलोगे? जी निकलोगे। आप दूसरे लोगों में जाएंगे, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में बैठने की जरूरत है। मगर आप उनको फेस कब करेंगे? जब आप में पढ़ाई पूरी है, तो पढ़ाई है तो तर्क शक्ति भी है, उन्हीं की बातों को उनसे काट देंगे। मुझसे किसी स्टेशन पे मेरे, जब मैं एडीजे था, किसी जिला जज ने चुस्की लेके ये पूछा, क्या डीवी सिंह एक बात बताओ, तुम्हें ज़्यादा मालूम है रिजर्वेशन के बारे में, क्या है माजरा क्या है? तो जो उसका भाव था उसी भाव में मैंने समझाया कि सिंपल शब्दों में समझाऊँ? कहा हाँ बताओ। कि जैसे मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तो बन गया अपनी मेहनत से, लेकिन मैं जीवन पर्यंत भी RWA का अध्यक्ष सेक्रेटरी नहीं बन सकता। समझे उस बात को? नहीं समझ रहे? वहाँ क्या है भाई? वहाँ किसी एक की जमात है, वहाँ मेरी कोई कीमत नहीं है। मेरी कीमत पढ़ाई से हो सकती है। तो सबसे पहले शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि वो बड़ी नपी तुली है, वो साइंटिफिक सोच की है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने। अभी आपने पिछले दिनों देखा है, बहन जी सुन रही हैं, कि मोदी जी ने एक भाषण दिया था, इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री वो आपका कौन सा? अमेरिका। अमेरिका से ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेमबल है उसको वहीं से कैरी ऑन किया है। और आपने फिर चंडीगढ़ में क्या देखा? चंडीगढ़ में उसकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को तार तार हो गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसमें कितनी कठोर टिप्पणी की, और वो जो पार्षद का चुनाव मेयर का जीता था उसे गो बैक होना पड़ा। ये संविधान की शक्ति है। दूसरी, संविधान की शक्ति के रहते हुए ही हमें आर्टिकल 32, यहाँ पे कुछ वकील लोग बैठे हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझेंगे, आप भी समझेंगे कि ये मेरा उपचार है, रेमेडी है, यानी कि हैबियस कार्पस की है, रेट ऑफ प्रोहिबिशन है, रेट ऑफ क्यू वारंटो है, रेट ऑफ सेसुरेराई है, रेट ऑफ मैंडेबस है। ये 5 जो रिट है ये उपचार है, यानी कि जो रिट है उनको एनफोर्समेंट कराया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनका उपचार है, और जहाँ तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है वो उपचार उसका नहीं है, वो स्टेट की मेहरबानी पे है। तो देखिए कैसे शुरू होता है। जो लोग संविधान को कोसते हैं
और हम तो प्रेम करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे बाबा साहब ने लिखा है। हम तो किसी भी कीमत पे उसको सुरक्षित चाहते हैं और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। अभी मैं रास्ते में था तो मुझे एक मैसेज आया, उसमें लिखा है कि ये संविधान किसने लिखा। मैंने कहा बाबा साहब ने। उन्होंने रॉन्ग, गलत है, किसने लिखा। उन्होंने कहा श्याम बिहारी नारायण राय यादव ने लिखा। मैंने कहा वो तो कैलीफर थे, वो तो केवल स्टेनो थे, मैं जज हूँ, मैं स्टेनो को जजमेंट बोल रहा हूँ, तो जजमेंट किसका लिखा गया मानेगा। अरे मेरा। उन्होंने कहा नहीं आप गलत हो। तो इस तरह के समाज में बहुत सारे लोग हैं। अब संविधान की देखिए शक्ति देखिए, आर्टिकल 32 जो PN भगवती जी का समय था, उन्होंने कहा कि अगर हमारे गरीब लोग, बाबा साहब जानते थे कि इन पे इतनी ऊंची फीस वकीलों की देने के लिए नहीं है, तो इंग्लैंड लेटर पे भी अगर आप अपनी जो विक्टिमाइज हुए हैं, जो परेशानी है, उसको लिख के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते हैं तो वो भी याचिका में ठीक होगी। क्या समझे। अब जो संविधान से प्रेम नहीं करते तो उनको जवाब कैसे दिया जाए। हम कहते हैं कि तुम संविधान से तो प्रेम करते नहीं, लेकिन संविधान के बगैर आप इस देश में तो कम से कम नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी नया कानून 1 जुलाई 2024 से इनेक्टमेंट हो जाएगा। अभी वो 23 दिसंबर 2023 को एसेंट मिली थी उसको राष्ट्रपति की, लेकिन वो इनेक्टमेंट होने जा रहा है 1 जुलाई 2024 से। समझे बेटा। उसमें क्या है, तो उसके प्रोविज़न भी हमको जानने ज़रूरी है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जिसको मैंने कहा कि उसके जो नाराज हैं उनको कैसे इसकी हेल्प मिलती है। अगर किसी के साथ क्रिमिनल मुकदमा घट जाए तो क्या करेगा। वो मंदिर जाएगा क्या, मस्जिद जाएगा क्या, नॉट एट ऑल। वो कहाँ जाएगा, वो थाने में जाएगा। तो जैसी थाने में जाएगा और जैसी उसकी 0 FIR लिखी जाएगी तो क्रिमिनल लॉ कम इनटू द मोशन। उसी समय में क्रिमिनल लॉ शुरू हो गया। अब क्रिमिनल लॉ क्या है, IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, एक मैनुअल एक्ट हुआ। तो लॉ ऑफ लैंड क्या है, लॉ ऑफ लैंड तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस लॉ ऑफ लैंड से जो क्रिएट हुआ है वो सारा IPC CRPC एविडेंस कि किस तरह से मेरे विरुद्ध मुकदमा डाला जाएगा। तो जब मेरे खिलाफ FIR हुई और मुझे अरेस्ट हुई 41 में, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिला है कि मैं जानूंगा व्हाट फॉर, किस लिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, अंडर व्हाट सेक्शन, किस सेक्शन में किया जा रहा है, मेरा अपराध क्या है। और ये दरोगा जी की मर्जी नहीं है कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, उसे बताना होगा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और इतना ही नहीं, अब नए कानून में तो जो वो आपका थाना है वहाँ पे एक सूचना बोर्ड रहता है, वहाँ लगाना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, और उच्च अधिकारी को मेरी गिरफ्तारी की सूचना भी देनी होगी। तो ये चीज़ हमको कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी संविधान से। संविधान हमको पढ़ना ही होगा, क्योंकि संविधान में जो प्रोविज़न है कितने खूबसूरत है कि मुझे मेरे विरुद्ध मुझे थाने ले गए पकड़ के और मुझसे कहें कि अब तुम ये जुर्म स्वीकार करो, तो मुझे मेरे विरुद्ध गवाही देने के लिए, एविडेंस क्रिएट करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप मुझसे पूछताछ तो कर सकते कि क्या हुआ, लेकिन आप मुझसे ये नहीं कह सकते ये स्वीकार करो। और ऐसी स्वीकारोक्ति जो धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रोविजन है, वो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं। वो क्यों रखा गया, तो जानते थे कि इस तरह से विक्टिमाइज होगा। तो कितना वो खूबसूरत प्रोविजन है कि जांच के दौरान मुझे बताया जाएगा। इतना ही नहीं, मैं मुलजिम बन गया, मेरा फिर संवैधानिक अधिकार है कि मुझे मेरी मर्जी का वकील भी दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। क्योंकि इंडिया में एडवर्सरी सिस्टम है। क्या मतलब है एडवर्सरी सिस्टम का मतलब वाद विवाद, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध हो रहा है और राज्य मुझे वकील भी दे रहा है। आपने चर्चित मुकदमा सुना मोहम्मद कसाब का, अजमल कसाब का, उसको फांसी की सज़ा हुई थी ना। प्रोसीडिंग के दौरान ये बात उठाई कि मुझे मेरी मर्जी का वकील नहीं मिला। जहाँ तक नहीं मिला वहाँ तक तुम प्रीजुडिस नहीं हो, अब तुम्हें दे दिया जाएगा। मुझे जेल में कन्फाइनमेंट कर दिया, मेरा कोई वकील भी नहीं है, मेरा कोई हिमायती भी नहीं है, मेरा कोई गवाह भी नहीं है जो मेरे केस को पुटअप कर सके।
तो धारा 315 कितना बढ़िया खूबसूरत प्रोविजन है कि मैं खुद अपने केस का गवाह भी हूँ और अपने केस में क्रॉस एग्जामिन भी करूँगा। तो हमें ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से। मुझे एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता, 2 बार। अभी हमारी जो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एसोसिएशन, इसमें पिछले दिनों एक विवाद हुआ कि आपको 2001 से ये अलॉटमेंट था, उसके बाद में ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और जो पुराने ऑफिस बियर थे उन लोगों को जो इस दुनिया में आज नहीं रहे, जैसे भंते जी बता रहे थे, तो बाद में टेक ओवर जैसे मिस्टर वीपी सिंह मनोहर कुछ लोगों ने कर दिया। आपके सामने एक बार ऐसी भयावह स्थिति आ गई कि मैं कर्तव्य है, अब क्या करें? क्योंकि वहाँ पे 23/3/2023 को 27/3/2023 को इस नोएडा अथॉरिटी ने आपको यहाँ पे डिस्पोजेस करने का एक नोटिस दे दिया। भाई साहब की मुझसे बात हुई, मैंने कहा पूरा समझ लें, तो वो दे दिया। और चूँकि ये डाउन ट्रोडन ये समाज है, जैसे तैसे मिलके जो प्रीचिज ऑफ बाबा, प्रीचिज ऑफ बुद्धा के जो उपदेश हैं उनको मात्र आप लोगों तक पहुंचाने, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एक छोटा सा आसन अपनाया। उन्होंने कोई कृपा इस पर नहीं की, प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया, शासन ने कोई मदद नहीं किया। ये मदद कहाँ से मिली? ये रिट याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगी, 226 में लगी। हमने क्या कहा कि स्टिल यानी एज ऑन डेट वी आर स्टिल इन पोजेसन, हम अब तक कब्जे में हैं। और अगर हम डिफ़ाल्टर हो गए तो डिफ़ाल्टर होना, चूँकि वो लेक ऑफ नॉलेज हो गया। जो पुराने ऑफिस बियर थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे हैंड ओवर करती बार, टेक ओवर करती बार इस तथ्य से नहीं बताया, अवगत नहीं कराया। अब मैं बोनाफाइडली आपका वो पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 पेमेंट था 3 करोड़ समथिंग, दैट वाज द ह्यूज अमाउंट। उसको ये गरीब समाज, डाउन टोडन समाज जो 100, 200, 50 हज़ार इकट्ठा करके ला रहा, एक मुश्त कैसे दे सकता था? तो 3 करोड़ समथिंग को तो दे ही नहीं सकता था। अब हम चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में यही प्रेयर हमने किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ठीक है, हमने कहा कि हम बोनाफाइड हैं, जो तुम्हारा बनता देते हैं, लेकिन चूँकि तुम्हारे पार्ट में भी गलती है। क्या गलती है? कि तुमने हमें समय से अवेयर नहीं कराया और चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज आप लगाते रह गए। हमारा इंटरेस्ट वेव कर दिया जाए और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको देने के लिए हम बिल्कुल एकदम तैयार हैं। यही तो प्रेयर थी हमारी। उसमें ऑनरेबल हार्टनोकर ने कहा हर्ड द लैंडिंग काउंसिल और एज वेल एज द रेस्पॉन्ड नंबर 2 and 3। रेस्पॉन्ड नंबर 2 और 3 है नोएडा, और जो दूसरे उनके अधिकारी हैं हु इश्यूड द नोटिस, उनको सुना गया। उन्होंने कहा कि विदाउट गोइंग इनटू द मेज ऑफ द केस इज डायरेक्टेड टू द सोसाइटी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।